टू माय चैनल। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की ये क्लास होगी बीएड सेकेंड ईयर की, जिसमें हम पेपर सेकंड क्रियात्मक अनुसंधान एवं अधिगम का आकलन, इसमें हम करेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को इस क्लास में कवर किया जाएगा। 8 से 10 प्रश्न होंगे। और इसके पहले की क्लास में भी हमने पेपर सेकेंड, जो कि बीएड सेकेंड ईयर का था, उसमें हमने 8 से 10 प्रश्न किए हैं। तो अगर आपने उस क्लास को अब तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। और साथ ही अगर आपको बीएड फर्स्ट ईयर या फिर बीएड सेकेंड ईयर के किसी भी सब्जेक्ट के आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर एक प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखेंगे आज हम कौन कौन से प्रश्न करने वाले हैं। इसके पहले की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से आज हम स्टार्ट करेंगे। कौन सा प्रश्न है कि मापन के स्तरों एवं मापनियों का निर्धारण कब तथा किसके द्वारा किया गया। ये आज का हमारा पहला प्रश्न होगा। आंसर देखिए, मापन के स्तरों एवं मापनियों का निर्धारण प्रयोग की सुगमता एवं जटिलता के आधार पर तथा परिणाम की शुद्धता और अशुद्धता के आधार पर सन 1946 में स्टीवेंस महोदय के द्वारा किया गया है। तो बस आपको ये याद रखना है कि कब और किसके द्वारा किया गया है। तो सन 1946 में और स्टीवेंस महोदय के द्वारा इसका निर्धारण किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मापन के स्तर अथवा मापनियों को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, मापन के 4 स्तर होते हैं। कौन कौन से हैं? शाब्दिक स्तर या मापनी, क्रम सूचक स्तर, अंतराल स्तर और अनुपात स्तर। ये 4 स्तर होते हैं मापन के, या फिर आप मापन स्तर या फिर मापनियाँ भी कह सकते हैं। तो ये 4 स्तर हैं, आप इन्हें देखिएगा। अगला प्रश्न है, आंतरिक मूल्यांकन किसे कहा जाता है? इस प्रक्रिया के अंतर्गत कक्षागत मूल्यांकन को सम्मिलित किया जाता है। इसमें छात्रों के घनिष्ठ संबंधों, व्यवहारों, ज्ञान एवं कौशल की जांच की जाती है। किसमें? आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत। तो ये प्रक्रिया होती है आंतरिक मूल्यांकन की। अगला प्रश्न है, सतत मूल्यांकन को स्पष्ट कीजिए। सतत मूल्यांकन क्या है? तो ये क्रमबद्ध रूप से विद्यार्थियों की रुचियों, योग्यताओं और मनोवृत्तियों अथवा कुशलताओं को परखने का कार्य करता है सतत मूल्यांकन, जो कि सतत नाम से ही हमें पता चल रहा है, जो निरंतर चलते रहता हो, सतत चलते रहता हो। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन की प्रमुख प्रविधियां कौन कौन सी हैं, यानी कि विधियां देखेंगे। तो मूल्यांकन में हम साक्षात्कार विधि को अपनाते हैं, प्रश्नावली विधि, निरीक्षण प्रविधि, क्रम निर्धारण, मान, पड़ताल सूचियां और अभिलेख। ये कुछ प्रविधियां हैं मूल्यांकन की, तो इसे आपको याद रखना है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या है हमारा। तो अगला प्रश्न है, शैक्षिक सांख्यिकी का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों, सांख्यिकी एक वैज्ञानिक विधि है जिसका कार्य भिन्न भिन्न निरीक्षणों एवं प्रयोगों के द्वारा प्राप्त प्रदत्तों, जिसे डेटा कहते हैं, इसको एकत्र करना, उनका वर्णन करना, व्याख्या करना और वर्गीकरण द्वारा होता है। ये कार्य होता है शैक्षिक सांख्यिकी का। तो इसे आपको याद रखना है। देखिए, यहाँ पर वेरी शॉर्ट के हिसाब से हम बस बहुत ही थोड़ा थोड़ा इसे डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में सिर्फ 50 शब्दों में अपना आंसर देना है, क्योंकि ये 1 मार्क समय इस पर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी की परिभाषा दीजिए। तो क्रॉक्सटन व क्राउडन के अनुसार एक परिभाषा है सांख्यिकी की। इन्होंने कहा है कि सांख्यिकी को संख्यात्मक तथ्यों के संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण एवं निर्वाचन से संबंधित विज्ञान कहा जाता है। किसको? सांख्यिकी को। तो ये परिभाषा है, इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक सांख्यिकी का महत्व बताइए। शैक्षिक सांख्यिकी के महत्व कौन कौन से हैं? तो समूह तुलना के लिए इसका प्रयोग होता है, आंकड़ों के सरलीकरण हेतु इसका प्रयोग किया जाता है, नवीन परीक्षण अथवा अनुसंधानों को समझने हेतु भी और मानसिक योग्यताओं की जानकारी प्राप्त करने हेतु भी शैक्षिक सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा से आप क्या समझते हैं? देखिएगा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा यानी कि जो ऑब्जेक्टिव पेपर आपका होता है, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जब आप दे रहे होते हैं तब आपकी वस्तुनिष्ठ परीक्षा ही होती है, क्योंकि वहाँ पर आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, 4 ऑप्शन आपको चूज़ करना होता है। तो ये जो परीक्षा है ये वस्तुनिष्ठ परीक्षा कहलाती है। इस परीक्षा में छात्रों को केवल अभीष्ट स्थानों पर ही उत्तर देना होता है। यह परीक्षा तथ्यात्मक जाँच के हेतु उपयोगी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा के गुणों को स्पष्ट कीजिए।
देखेंगे वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं विश्वसनीय परीक्षाएं मानी जाती हैं। ये परीक्षाएं निर्धारित उद्देश्यों का मापन करने के लिए सक्षम होती हैं और इन पर परीक्षक की आत्मनिष्ठता का प्रभाव नहीं पड़ता। ये परीक्षाएं निबंधात्मक परीक्षाओं की अपेक्षा अधिक व्यापक होती हैं। तो ये कुछ विशेषताएं हैं उस वस्तुनिष्ठ परीक्षा के, कुछ गुण हैं, तो इन्हें आप देखिएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। क्या है अगला प्रश्न? केंद्रीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं? देखिएगा, केंद्रीयवर्ती माप से अभिप्राय उस माप से होता है जो प्राप्तांकों का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात वह मान जो प्राप्त आंकड़ों में सबसे अधिक बार आया हो उसे ही हम क्या कहते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। आगे जानेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति जो है इसके प्रकार कितने हैं। तो दोस्तों इसके 3 प्रकार होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। हर बार आपकी परीक्षा में इनके प्रकारों से प्रश्न बनता है और इन प्रकारों को आपको डिटेल में पढ़ना है, बहुत ही अच्छे से इसे पढ़ कर जाना है अगर आप सेकंड पेपर में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो। देखेंगे इसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो एक मध्यमान या औसत मान जिसे हम मीन और एवरेज कहते हैं, दूसरा है माध्यिका यानी कि मीडियन, और बहुलांक जिसे मोड कहा जाता है। तो ये 3 प्रकार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। आगे हम भी आपको अपने चैनल पर इस टॉपिक की डिटेल वीडियो देंगे और पहले से भी इसकी डिटेल वीडियो पड़ी हुई है दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के ये प्रश्न बस यहीं तक रखेंगे। आई होप आपको आज के प्रश्न अच्छे लगे होंगे और अगर क्लास पसंद आई, अच्छी लगी, आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिलती है इस क्लास से, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।